Hello students, welcome to part 2 of civics, that is democracy in the contemporary world। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने बताया था आपको किस तरह से डेमोक्रेसी क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होता है, ठीक है। और आपको इस वीडियो में बता दें मोनार्की भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्की होती है जिसमें एक हेरिडिटरी एक प्रथा चली जाती है राजा महाराजाओं की, जिसमें उनके पुत्र और उनके आने वाली संतानें जो हैं वो शासन में रहती हैं, वो चुनी ही नहीं जाती हैं, वो एक हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। उसे हम लोग मोनार्की यानी ये शाही शासन भी कहते हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चील का तख्ता पलट कि किस तरह से एलेंडे जो थे, साल्वाडोर एलेंडे, उनके शासन को, जो कि वो लोकतंत्र गवर्नमेंट के थे, उनके शासन को वहाँ की सेना जो कि जिसके जनरल कमांडर थे ऑगस्टो पिनोशे, उन्होंने पलट दिया था और वो शासन करने लगे थे। लेकिन फिर लेटर ऑन में मिशेल बैसेल यानी कि अल्बर्टो बैसेल की लड़की, अल्बर्टो बैसेल कौन, जो चिलियन एयरफोर्स के कमांडर थे, जिन्होंने इस सैन्य शासन के खिलाफ थे और इसको मना कर दिए थे कि वो अल्बर्टो मतलब ऑगस्टो का साथ नहीं देंगे। अल्बर्टो ने कहा तो ऑगस्टो ने उनको मरवा दिया था, उनके फैमिली और उनके बच्चे को कारागार में डाल दिया था। तो उन्हीं की वो बच्ची मिशेल बैसेल जो है सन 1988 के बाद यानी जनवरी 2006 में चीन की राष्ट्रपति बनी एक चुनाव में, और भारी मतों से फिर वो लोगों के जनमत में चुनाव हुआ, जब भारी मतों से वो जीती और चीन की राष्ट्रपति बने। अब हम बात करते हैं पोलैंड की हिस्ट्री पे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही था पर थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे आपको बता दें 1980 के समय की बात है, ठीक है। पोलैंड जो था, पोलैंड वॉज रूल्ड बाय ए कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। देयर रूल वॉज स्प्रेड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप। The party name was Polish United Workers Party। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट 1980 की बात है। पोलैंड में उस समय शासन था कम्युनिस्ट पार्टी का, यानी कि साम्यवादी की, जिनका शासन पूरे के पूरे ईस्ट यूरोप में लगभग फैला हुआ था कई देशों पर। और इनकी जो पार्टी थी वो बहुत ही बड़ी पार्टी थी, जिसका नाम था पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। इनके शासन में नो अदर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट एंड इवन not allowed to function। इनके शासन के समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहाँ तक कि उन पार्टीज को किसी भी तरह का कार्य भी करने के लिए, मैंने छोटा मोटा संगठन तक नहीं बन सकता था कि कोई कार्य करे। तो इनकी पार्टी के लोगों का ही शासन था एक तरह से, पूरी तरह से। पीपल कैन नॉट फ्रीली, यहाँ तक कि पीपल ऑफ पोलैंड people of Poland cannot freely
choose the leader of दिस पार्टी, यानी कि ये जो पार्टी नेतृत्व कर रही थी पूरे पोलैंड का, इनके लीडर्स को भी, हुक्मरानों को भी चुनने का अधिकार लोगों को नहीं था, पोलैंड के लोगों को नहीं था, या जहाँ जहाँ ये पार्टी एग्जिस्ट करती थी वहाँ के लोगों को नहीं था। नो वन गो against this party government as they were present. They were put behind the prison. यानी कि किसी को भी अधिकार नहीं था इनकी जो रूलिंग पार्टी थी, इनकी जो पार्टी की जो गवर्नमेंट था उसके खिलाफ जाने की। अगर कोई आवाज़ उठाता या कोई खिलाफत करता तो ये उसको उठा करके अरेस्ट कर देते और जेल में डाल देते और इन पर कोर्ट चलता। ठीक है। दिस पार्टी was in power due to externally support and controlled financially by USSR. This party was in power. ये पार्टी पावर में क्यों थी? ये पार्टी पावर में इससे थी स्टूडेंट क्योंकि इसको एक्सटर्नली बाहर से इसको सपोर्ट मिल रहा था। किसका? उस समय सबसे बड़ा राष्ट्र था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशियन, यूएसएसआर जिसे कहते हैं, यानी सोवियत संघ का इसको बाहरी तौर पे एकदम सपोर्ट मिल रहा था। और इसकी गतिविधि को जो इंटरनली ये सारी कार्रवाई करते थे, इंटरनली तौर पे इनके सारे एक्टिविटीज़ और फंक्शंस को फाइनेंस कौन करता था? यूएसएसआर। यानी एक्सटर्नली तो सपोर्ट करता था, इंटरनली इनके यहाँ कुछ कार्य वगैरह होते थे जिसमें इनको फाइनेंस फंड्स की ज़रूरत पड़ती थी, इसके ऑर्गेनाइजेशंस को फंड की ज़रूरत पड़ती थी, वो यूएसएसआर प्रोवाइड करता था। तो ये था पोलैंड की कहानी। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। तो जैसा कि बताया हमने कि इंटरनली और एक्सटर्नली यूएसएसआर का उसको कंप्लीट सपोर्ट था। तो फिर उसके बाद होता क्या है? अगस्त 14, 1980 की बात है। लेनिन शिपयार्ड एक जगह है जहाँ, यानी कहाँ पे? शिपयार्ड ऑफ गिडांस शहर के लेनिन शिपयार्ड में, गिडांस शहर के लेनिन शिपयार्ड में जो वर्कर्स थे, जो शिपयार्ड में वर्कर्स काम करते थे, वो स्ट्राइक कर दिए। अब देखिए स्ट्राइक का कारण क्या था? मैटर was dismissed a woman crane operator from her job। लेनिन शिपयार्ड गिडांस शहर के जो वासी थे, मतलब कि वर्कर्स थे,
उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था अगस्त 14, 1980 में। और स्ट्राइक का मैटर क्या था कि डिसमिस ऑफ, उन्होंने स्ट्राइक जो किया था वो मुद्दा ये था कि जो शिपयार्ड के मालिक थे उन्होंने एक क्रेन ऑपरेटर को, जो कि वुमेन थी, उसको उसके जॉब से हटा दिया था अनजस्टिली, मतलब कि जो कि जस्टिफाई न्यायपूर्वक नहीं था। ठीक है, दिस स्ट्राइक बिकेम लार्ज, ये स्ट्राइक फिर बढ़ गई। व्हेन दिस स्ट्राइक was illegal so this strike was illegal because it was not permitted by trade union of रूलिंग गवर्नमेंट। ये स्ट्राइक पूरी तरह से इलीगल इन्होंने करार दिया। क्यों? ये इसलिए क्योंकि गैर कानूनी इसलिए था क्योंकि ये जो ट्रेड यूनियन थी, ट्रेड यूनियन उस समय क्या थी, आपको जैसा कि हमने बताया कि उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, उस समय गवर्नमेंट थी ये पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की। ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो सारे डिपार्टमेंट उनके हाथ में थे, तो ट्रेड डिपार्टमेंट उनके हाथ में भी था, तो उन्होंने ट्रेड यूनियन उनका खुद का था, तो उन्होंने ये कानून स्ट्राइक ना करने का बनाया था, लेकिन अगर कोई स्ट्राइक करता तो परमिट इनसे लेना पड़ता। तो ये जो वर्कर्स हैं इन लोगों ने इससे परमिट नहीं ली थी, क्योंकि मैटर एक महिला को जो कि क्रेन ऑपरेटर थे उनको हटाने पर था मुद्दा। तो दिस स्ट्राइक वॉज इलीगल बिकॉज इट वॉज नॉट परमिटेड बाय द ट्रेड यूनियन ऑफ रूलिंग पार्टी। उसी दौरान क्या हुआ, दिस स्ट्राइक बिकेम स्ट्रॉन्गर व्हेन एक्स चीफ इलेक्ट्रीशियन लेक वालेसा, नेम्ड, उनका नाम क्या था, लेक वालेसा, who was dismissed for his service in 1976 due to demand of high pay। यानी कि ये स्ट्राइक उस समय और मजबूत हो गया, जो कि एक एक्स चीफ इलेक्ट्रीशियन थे। कौन? लेक वालेसा। इनका नाम अब आपको याद रखना होगा। ये लेक वालेसा के बाद से कहानी शुरू हो रही है। अभी तक तो ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक, बिना परमिशन ट्रेड यूनियन के इन्होंने स्ट्राइक कर दिया वर्कर्स ने। कहाँ के? लेनिन शिपयार्ड ग्रांस शहर के जो वर्कर्स थे उन्होंने अगस्त 14, 1980 में स्ट्राइक कर दिया। ये स्ट्राइक परमिट नहीं था क्योंकि लीगल था अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन जो कि रूलिंग गवर्नमेंट की थी। ये स्ट्राइक तब मजबूत और हो गया जब एक एक्स चीफ इलेक्ट्रीशियन जो थे लेक वालेसा, उनको इसके मतलब कि जिनको उनके कार के समय 1976 में हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने हाई पे की मांग की थी। तो लेक वालेसा ज्वाइन द स्ट्राइक। तो 1980 में इन्होंने इस स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एंड
demand and demanded, and very soon he became the leader. हुआ क्या, लेक वालेसा ने जब इस स्ट्राइक को, हड़ताल को ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने भी इस डिमांड को उठाया पूरे पुरजोर के साथ, और भी इन्होंने कई भाषण और स्पीचेस वगैरह दिए, जिसकी वजह से ये लोगों की, यानी कि वो जो लेनी शिपयार्ड के वर्कर्स थे उनकी नज़र में आ गए और उन्होंने उनको अपना नेता यानी कि लीडर नियुक्त कर दिया। फिर अब देखिए आगे क्या होता है। जब ये स्ट्राइक हुआ और पुरजोर मतलब कि पूरे ताकत के साथ दिस स्ट्राइक spread and across over the cities, कई शहर में फैल गया। Now workers जब जो एक्स चीफ इलेक्ट्रिशियन थे वो जब इस पार्टी को ज्वाइन कर लीडर बन जाते हैं, यानी कि कौन, लेक वालेसा, तो ये स्ट्राइक और जोर पकड़ लेता है और पूरे शहर में फैल जाता है। नाउ वर्कर्स रेजिंग फॉर मोर डिमांड, वर्कर्स अपनी और डिमांड बढ़ाने लगे, अपनी और मांगे बताने लगे सरकार से पूरी करने के लिए। एंड टू रिलीज ए पॉलिटिकल प्रिजनर, मतलब कि इस सरकार ने जो अपने राजनीतिक कारणों के फायदे के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया था उनके लिए भी इन वर्कर्स एसोसिएशन ने, यानी जो भी ये संगठन था मजदूरों का, ये डिमांड करने लगा। यानी कि 1 साल के अंदर इस मजदूर संगठन ने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी, ठीक है, और इन्होंने डिमांड करने लगे। नाउ वर्कर्स रेजिंग फॉर मोर डिमांड एंड टू रिलीज अ पॉलिटिकल प्रिजनर। स्ट्राइक वाज सो पॉपुलर, within a year that गवर्नमेंट, यानी जो रूलिंग पार्टी थी उस समय किसकी, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, गवर्नमेंट हैड अग्रीड एंड accepted 21.2 ओवर द स्ट्राइक। मतलब इस हड़ताल को ख़त्म करने के लिए लेक वालेसा ने 21 संधि का एक अग्रीमेंट बनाया, जिसमें उसने 21 मुद्दे उठाए थे जो गवर्नमेंट को मानने पड़े। जब उनकी ये जीत हुई तो आफ्टर जिडान स्ट्राइक, न्यू ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड, एक नई ट्रेड यूनियन बनी, ठीक है, जिसका नाम था सॉलिडारिटी, ठीक है, एक नई ट्रेड यूनियन का फॉर्म हुआ जिसका नाम था सॉलिडारिटी। ये ट्रेड यूनियन 1 साल में अपना वर्चस्व पाई और फेमस हो गई। 1 करोड़ एंड मोर, 1 करोड़ एंड मोर मेंबर्स ज्वाइन दिस यूनियन। इस यूनियन को लोग 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ज्वाइन करना शुरू कर दिया। यानी कि जब यह हड़ताल तेज़ी से अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था
ये तेज़ी से स्प्रेड होने लगा पूरे ग्डांस्क शहर में, ठीक है, और पोलैंड में ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। वर्कर्स जो थे और भी ज़्यादा डिमांड उठाने लगे थे, किसके नेतृत्व में? लेक वालेसा के नेतृत्व में, ठीक है, उनके नेतृत्व में ये लोग और ज़्यादा डिमांड उठाने लगे और साथ ही साथ ये बोले कि जितनी भी राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई हैं वो सब को हटा दिया जाए और जितने प्रिजनर थे, राजनीतिक लीडर्स जो थे, उन सबको छोड़ा जाए। स्ट्राइक इतना पॉपुलर हो गया एक साल के अंदर कि गवर्नमेंट को उनके इस 21 मुद्दों के संधि को, इस पत्र को एक्सेप्ट करना पड़ा। और इस स्ट्राइक के बाद एक नया ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ जिसका नाम था सॉलिडारिटी के नाम से एक ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ। इस यूनियन को 1 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य ने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते रहे। उसी दौरान, उसी समय गवर्नमेंट वर एंशियस, गवर्नमेंट एकदम झुंझला गई, खिसिया गई। क्यों? बिकॉज मिसमैनेजमेंट of government were open in public। लोगों के बीच में गवर्नमेंट की जो कार्रवाइयाँ थी वो खुल के सामने आने लगी। गवर्नमेंट मतलब कि कुछ करप्ट थी और कुछ मतलब कि ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो ये सब कार्य जो थे गवर्नमेंट के खुलकर सामने आने लगे गए जनता के, तो गवर्नमेंट इससे झुंझला गई, ठीक है। झुंझलाने की वजह से इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब बताते चले मार्शल लॉ होता क्या है, और वो भी कब? दिसंबर 1981 में। दिसंबर 1981 में गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ में होता क्या है, आप एक इंसान की, एक लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन योर आइडियाज़ एंड व्यूज़, ठीक है, सेंसरशिप जो मीडिया की प्रिंट न्यूज़पेपर्स की होती है, ये सब खत्म कर दी जाती है। मार्शल लॉ तब लगाया जाता है, मतलब कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई। मजदूर यूनियन का जो संघ था उसे दोबारा हटा दिया गया, उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई। तो किस लिए इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था? क्योंकि जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इनके करप्शन खुल के सामने आने लगे, इनकी मिसमैनेजमेंट सामने आने लगे। किसके दबाव में? ये जो पार्टी, ये जो सॉलिडरिटी बनी थी, इनके दबाव में इनकी चीज़ें को खुलासा होने लगा, तो ये झुंझला गई, ये सरकार झुंझला गई। झुंझलाने की वजह से इन्होंने लोगों की आज़ादी छीन ली और मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। नाउ वी आर कम टू दैट पार्ट, जब मार्शल लॉ गवर्नमेंट का लग गया, राइट, और गवर्नमेंट ने सबकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी था, एक्सप्रेशन व्यूज था, वो ख़त्म कर दिया। फिर देखिए क्या हुआ, thousands of members of solidarity put behind the bars। बार्स होता है प्रिजन, मतलब कि हजारों की संख्या में जो सदस्य सॉलिडरिटी के, उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों? जब आप मार्शल लॉ लगा दिए तो इन लोगों ने अपोज करना शुरू किया गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से इनके सदस्यों को पकड़ पकड़ के सरकार जो थी, पोलिश गवर्नमेंट जो थी, वो जेल में डालने लगी। दे प्रोहिबिट, और किस चीज़ के लिए बाध्य कर दी? टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन्होंने संगठन बनाने पर और स्वतंत्रता हासिल देने पर
उसको बाध्य कर दिया, मतलब कि रोक दिया कि अब से कोई भी लोग मिल करके संगठन नहीं बना। जैसे जो सॉलिडरिटी बनी थी भी, एक संगठन था, मजदूर का संघ था, सबसे बड़ा संघ पहली बार पूरे पोलैंड में बना था, तो उस संगठन को उन्होंने ख़त्म कर दिया था और बोल दिया था कि अब से कोई संगठन नहीं बनेगा, और साथ ही साथ भाषण देने की जो स्वतंत्रता थी उसे मना कर दिया। दे प्रोहिबिट सेंसरशिप, यानी कि जो सेंसरशिप थी क्या, प्रिंट मीडिया यानी कि पब्लिक न्यूज़पेपर्स वगैरह जो छपते थे, जो लोग उसमें अपने भाषण व्यक्त करते थे या भाव व्यक्त करते थे, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। ये यानी कि सेंसरशिप ख़त्म कर दी कि मतलब सरकार के खिलाफ विरोधी कोई भी चीज़ नहीं बोल पाए, तो उन्होंने सेंसरशिप भी ख़त्म कर दी। फिर हुआ क्या, 1988 सॉलिडरिटी members strongly grow and oppose the government and its activities। 1988 में क्या हुआ, जो सॉलिडरिटी के सदस्य थे वो स्ट्रांगली बहुत ही मजबूती के साथ उठे, अपनी वॉइस को मजबूत किया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया और सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, उनकी कार्रवाइयों का विरोध करना शुरू कर दिया। जो उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा किया था लेक वालेसा ने। लेक वालेसा जो कि लीडर किसके थे, सॉलिडरिटी के लीडर थे, सबसे बड़े मजदूर संघ के लीडर थे। उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया। लेक वालेसा फोर्स्ड गवर्नमेंट, लेक वालेसा फोर्स गवर्नमेंट फॉर फ्री इलेक्शन on 100 seats। In April 1989 हुआ क्या कि जब सॉलिडरिटी मेंबर जो स्ट्रांगली ग्रो करने लगे और अपोज करने गवर्नमेंट का, तो उसमें पोलिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कहाँ से मिलता था, शुरू से उनको सपोर्ट मिलता था यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशियन से, ठीक है, उन्हें सपोर्ट मिलता था। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, उनको वो सपोर्ट मिलना इस गवर्नमेंट को बंद हो गया। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर में कुछ चीज़ें दिक्कत होने लगी थी, प्लस उनकी इकनॉमी फॉल होने लगी, उनका जो आर्थिक व्यवसाय था और जो अर्थव्यवस्था थी वो गिरने लगी थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर के पास खुद फाइनेंशियल वीक होने लगे। अब वो पोलैंड को कैसे सपोर्ट करते, उसके संगठन जो कि पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी उसको सपोर्ट कहाँ से करते, उनको जो पार्टी थी उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे 1988 में सॉलिडरिटी के जो मेंबर थे संख्या में ज़्यादा थे, गवर्नमेंट को लगातार अपोज भी कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने देखा कि अब हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, ना तो हमें एक्सटर्नली कोई सपोर्ट कर सकता है, जो हमारे फंड्स थे वो भी रुक गए हैं और पैसे की भी कमी हो रही थी और राष्ट्र के लोग हमारे खिलाफ भी हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस अपोज का सामना नहीं कर पाई, वो डिफेंड नहीं कर पाई। फिर क्या हुआ, लेक वालेसा ने सरकार पे दबाव बना दिया कि अब आप, जब सरकार ने सरेंडर कर दिया तो उसने सरकार पे दबाव बनाया कि आप हमारे हिसाब से कार्य करिए, आप पहले इलेक्शंस करवाइए। कितने, सीनेट की 100 सीटों पे, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट्स होती हैं 545, उन्होंने कहा सीनेट की 100 सीटों पर आप इलेक्शन कराइए, फ्री एंड फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव करवाइए। अप्रैल 1989 में उन्होंने फोर्स किया और गवर्नमेंट ने चुनाव करवाया। उसमें हुआ क्या, वालेसा also stand in election for 100 सीट्स। इन्होंने भी 100 सीटों का चुनाव में खड़े हो गए और उस 100 सीटों के चुनाव को लड़ा। अब हुआ क्या,
ही वॉन 99 सीट, मतलब कि इन सीनेट में उन्होंने 99 सीट का बहुमत हासिल कर लिया था। 99 सीट ये जीत गए थे। जाहिर सी बात है, अब जब 99 यानी कि एक तरह से देखा जाए 545 मेंबर्स आपके हिंदुस्तान में होते पार्लियामेंट के, उसमें अगर आपको 544 जनमत किसी एक सीट का मिल जाए, ठीक है, यानी 544 सीट पर अगर आप का नेतृत्व हो जाए तो एक सीट क्या हुआ, विपक्ष का हुआ। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था विपक्ष में लोग कम पड़ गए थे क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा तेजी में थी। एक तरह से एग्जाम्पल देखिए। तो उसी तरह लेक वाले साहब जो थे सॉलिडरी के मेंबर जो थे, मतलब लीडर थे, वो गवर्नमेंट को फोर्स किए कि आप इन 100 सीटों का चुनाव करवाइए, और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यूएसएसआर से सपोर्ट नहीं था और इंटरनली लोग उनके विद्रोह में थे। तो जब चुनाव हुआ तो लेक वाले साहब की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि 100 में से 99 सीट जीत गए। जब ये 99 सीट जीत गए तो लोगों ने पूरे जनमत के साथ इनको राष्ट्रपति चुन लिया। ठीक है, तो ये थी पोलैंड की कहानी। इस तरह से इनका राष्ट्रपति जो है चुना गया। कब? 1989 में। तो आपने देखा जैसे कि चीन में क्या हुआ, चीन में वहाँ पे भी लोगों ने लोकतंत्र के द्वारा सरकार चुनी, लेकिन वहाँ पर मिलिट्री शासन था, उसको हटाया। यहाँ पे क्या था, एक गठबंधन था, एक संगठन था पोलिश गवर्नमेंट का जो शासन कर रही थी, जिसको सपोर्ट बाहर से मिल रहा था। उस मिलिट्री शासन को भी देखिए कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था, यूएसए से मिल रहा था। तो इस गठबंधन, इस जो कहते हैं पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थे, इसको सपोर्ट एक्सटर्नली कहाँ से मिल रहा था, यूएसएसआर से मिल रहा था। देखिए दोनों में कॉमन है। वहाँ पे मिलिट्री शासन था, यहाँ पे लोगों की ही, मतलब कि वो मिलिट्री शासन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक तरह से एक शासन था जो वन पार्टी रूल था पूरे पोलैंड में। तो मिलिट्री शासन में क्या था, वो ऑगस्टो की शासन में चल रही पार्टी थी, यानी कि मिलिट्री जो जनरल कमांडर जो थे ऑगस्टो पिनोशे, उनकी पार्टी थी, वो शासन में थे एक मिलिट्री रूल की तरह। तो यहाँ पे एक संगठन जो था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, वो रूल कर रहा था। वहाँ भी यूएसएस को सपोर्ट कर रही थी, यहाँ भी यूएसएसआर सपोर्ट कर रही थी। वहाँ भी बदलाव हो गया, यहाँ भी बदलाव हुआ, दोनों में ही डेमोक्रेसी एक तरह से जीती, लोकतंत्र गवर्नमेंट बनी आखिर में जाके। तो अब तक आपने यहाँ पे ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये डेमोक्रेसी के मतलब कि डिफरेंसेस और किस तरह से दोनों कंट्रीज़ में ये समानताएं थी, और भी काफ़ी चीज़ें। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये आपके कोर्स में अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, टिल देन हैव अ गुड डे।